Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. And today I am here with a very interesting, or you can say a tough problem, which can be easily asked in your JEE examination. So let us check the statement of that question. Okay, so this is the statement. Here, uniform solid sphere. This is your uniform solid sphere. हमारे पास एक uniform solid sphere है. इसका रेडियस कुछ r बोला गया है और साथ में टोटल चार्जेस के सरफेस पे बस चार्ज लगाए गए हैं और q चार्जेस है. This sphere is now placed in a magnetic field of intensity B. This is placed in a magnetic field. This is the direction of magnetic field which is shown in the figure. और इसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को सडनली जीरो कर देते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड को सडनली जीरो कर दिया जाता है. तो कुछ होता है इसके कारण और इस वजह से ये स्फीयर रोल करना शुरू करता है. मतलब ये चलना शुरू करता है और फाइनली रोल करने लगता है. क्या होता है, कैसा होता है, ये अपन सोल्यूशन वाले पार्ट पे देखेंगे, बट हाँ ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ. तो चलो देखते हैं कि हमें क्या बताना है. इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, इसके सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी जब ये प्योर रोलिंग करना शुरू करो. तो चलो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट का. तो इसके सोल्यूशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मुझे आपको एक चीज बताना है विच इज अबाउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसा समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये बॉडी है, ये जो मेरा ये वाला सर्कल है ये बॉडी है, और इस बॉडी पे अगर देखें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है. ये मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है समय के साथ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा है, तो हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इस चेंज को अपोज करना चाहेगा. तो मान लो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो ये चाहेगा कि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, और बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऐसा करंट चाहिए, कुछ ऐसा करंट चाहिए. तो इस करंट ये कब होगा, करंट तब होगा जब यहाँ पे चार्जेस वगैरह हो तो करंट बन सकता है. ठीक है, बॉडी पे एक करंट बन सकता है. बट अगर मान लो, बट ऐसा तो अपन जरूर बोल सकते हैं कि हाँ दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ बनाना चाहिए. ठीक है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो इस लूप के अंदर जितना फ्लक्स चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से मुझे ईएमएफ मिलेगा. तो पहला अपन इक्वेशन वही लगा रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से इक्वेट कर रहे हैं और मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है. और फिर अपन ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारे कंसेंट्रिक लूप्स बना सकता हूँ. हाँ उसके रेडियस अलग अलग चेंजेस होते जाएंगे, बट उस कंसेंट्रिक लूप्स पे मैं क्या देखूंगा कि हाँ इस जगह पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है. तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन जो क्रिएट हुआ है उसको क्रिएट करने वाले एक फील्ड को हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं. तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से हम बोल सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है. ये एक्चुअल में करने क्या आ रहा है, ये इस पॉइंट पे होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अपन बस ऐसा समझ सकते हैं कि ये डीआर लेंथ पे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया और उसको एक ई के टर्म से डीआर को मल्टीप्लाई किया, और ये जो ई का टर्म आ रहा है ना उसको एक नाम दे दिए कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्चुअल में ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट हाँ ये जिस फैक्टर से चेंज हुआ डीआर पे, हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया विच इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस ई इंटू डी आर की वजह से यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आया और उसी सेम फैक्टर से ये चेंज होता जा रहा था. और जब अपन देखे कि इंटू टू पाई आर कर रहे हैं, मतलब मैं ई डॉट डी आर का इंटीग्रल किया तो ई तो कांस्टेंट था ओवरऑल, मतलब वो फैक्टर कांस्टेंट रहा और इसको टू पाई आर से अपन मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मुझे ओवरऑल इस पूरे लूप में होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस मिला. और अपन देख रहे हैं ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट किया और मुझे कुछ ई की वैल्यू, वो फैक्टर की वैल्यू कुछ ऐसा मिलता है. ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, आगे सोल्यूशन पे बढ़ते हैं. तो ये मेरा स्फीयर था हमारे क्वेश्चन पे, और इस पे ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था. मैं इसको थोड़ा अलग ऊपर से ऐसा मान रहा हूँ कि मैं इसको अलग एंगल से देख रहा हूँ. तो अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ से फील्ड गिर रहा है, दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कुछ भी नहीं, यहाँ से फील्ड गिर रहा है और यहाँ से कुछ आर पे जाके डी, यहाँ से अगर अपन देखें तो मैं यहाँ से आर पे गया किसी भी थीटा पे और एक डी थीटा का एलिमेंट यहाँ से क्रिएट किया, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट मैंने ऐसा कुछ क्रिएट किया, ये ऐसा एक सर्कल. तो अच्छा ये क्यों किया, बिकॉज मुझे यहाँ पर चार्ज चाहिए, यहाँ पर मुझे चार्ज चाहिए. ऐसा क्यों, ये चार्ज क्यों चाहिए, तो चलो इस बात को समझते हैं कि इस चार्ज
की नीड मुझे क्यों है, बिकॉज हमें पता है अगर मैं इसका एक्चुअल फिगर बनाऊं तो ये मेरा ऐसा स्फीयर दिख रहा है सामने से, और इस पे अंदर की तरफ फील्ड था। अब ये अंदर की तरफ जो फील्ड था वो ड्रास्टिकली जीरो हो गया है, और जैसे वो जीरो हुआ तो ये बॉडी इसको उसको अपोज करना चाहेगा उस चेंज को, और उस चेंज को अपोज करने के लिए ये कैसा फील्ड बनाना चाहेगा, अंदर की तरफ ही एक फील्ड बनाना चाहेगा, बिकॉज वो चेंज हो रहा है, अंदर की तरफ कम हो रहा है। तो ऐसा कुछ एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन बना सकते हैं इस तरह से। तो इस पूरे बॉडी पे कुछ इस तरह के इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बॉडी के अंदर भी होंगे, बॉडी के बाहर भी होंगे। हमें अंदर वाले पॉइंट से भी मतलब है, तो मैं अंदर पे बना रहा हूँ कि अपोज करने के लिए ऐसा बहुत हर जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और उसको अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नाम दिए, जैसे हमने पीछे सीखा। तो अब हुआ क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कुछ इस तरह से बह रहा है, बिकॉज ऐसा बहेगा तभी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है। तो ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट को निकालूं तो इस पॉइंट के पास ये एक्चुअल में अगर अपन देखें तो इस पॉइंट के पास ये हम सरफेस है। अब ये बात को समझ रहे हैं, मैं इस जगह को ही ड्रॉ किया, इस जगह को ही यहाँ पर ऐसा ड्रॉ किया, तो ये एक सरफेस का ही पार्ट है। तो यहाँ पर अगर मान लो चार्ज है कुछ डी क्यू, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर है ई, तो उस पे एक अलोंग डी क्यू इंटू ई ऐसा फोर्स लग जाएगा। और इस फोर्स के कारण अगर इसको मैं ऊपर वाले डायग्राम से आपको दिखाऊं, तो या फिर आप ऐसा समझ लो कि इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करेगा, ये फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करेगा। इस फिगर से आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो ये टॉर्क क्रिएट करेगा, और इस टॉर्क के कारण क्या ये इस पूरी जगह पर ऐसा लगने वाला है, ये इस पे भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और चार्जेस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ओवरऑल फोर्स होगा। और ये सारे फोर्सेस आपके सेंटर से आर डिस्टेंस पे लग रहे हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो ये आर डिस्टेंस पे लग रहे हैं, तो हाँ ये टॉर्क भी क्रिएट कर रहे हैं। और इस टॉर्क के कारण ये इस जगह भी है, और पूरे इसको इंटीग्रेट करके हम पूरे बॉडी पे निकाल सकते हैं। इस टॉर्क के कारण क्या हुआ, इस टॉर्क के कारण ये बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट तो कर नहीं पाया, बट क्या हुआ, इसके पास एक ओमेगा आ गया। और जैसे ही ओमेगा आया तो ये नीचे वाले पॉइंट पर फ्रिक्शन आ गया। क्यों, बिकॉज इसको ये प्योर रोल कराना चाहता है, नीचे वाला पॉइंट बैकवर्ड स्लिप करना शुरू हुआ तो फ्रिक्शन आ गया। अब ये फ्रिक्शन इसके सेंटर को एक्सेलरेट किया, और एक्सेलरेशन के कारण इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, आप ऐसा बोल सकते हो एक्सेलरेशन के कारण इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ने लगी, और एक ऐसा मोमेंट आया जब नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पर v, यहाँ पर r ओमेगा, और ये दोनों इक्वल हो गए, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो गई और बॉडी प्योर रोल करना शुरू। तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर अगर इस चीज को हमें समझना है तो कैलकुलेट बेसिकली करना क्या है, इस जगह पर होने वाले चार्ज को कैलकुलेट करके क्यू ई से मल्टीप्लाई करता हूँ, और उसको फिर आर, यहाँ पर आर इसका जो भी रेडियस है उससे मल्टीप्लाई करके टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, और उस टॉर्क को इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे ओवरऑल टॉर्क मिल जाने वाला है। ठीक है, सो अगर यहां से देखें तो इस बॉडी पे चार्ज कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू। तो चार्ज लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया 4πr² पूरे सरफेस पे, और मल्टीप्लाई करूंगा इसके एरिया से तो 2πr। और इसका आर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला रेडियस आर साइन थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा, तो ऐसा लिखिए 2πr साइन थीटा। और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इसके थिकनेस से, विच इज आर डी थीटा। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करूं तो ये फोर्स मिल जाने वाला है। आप समझ रहे हो, ये फोर्स यहाँ से ऐसा देख सकते हो, ये वाला फोर्स लगेगा डीएफ। तो ये फोर्स में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा r/2 dB/dt। सो अपन यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, r/2 मल्टीप्लाइड बाय r/2 को क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा बाई 2 dB/dt। तो ये हो गया मेरा उस पे लगने वाला फोर्स। तो इस पे लगने वाले टॉर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाले डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला डिस्टेंस फिर से r sin थीटा, तो उसमें एक और r sin थीटा मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा बन गया टॉर्क। ठीक है, ये मेरा कुछ बन गया टॉर्क। अच्छा, तो ये स्मॉल टॉर्क है, और थोड़ा सा इसका कैंसलेशन वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं क्या आ रहा है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और 1, ऐसा कुछ। आर को देखे तो 1 2
3 और 4 4 आ रहे हैं, 2 r कैंसिल हो गए, तो मान लो ये दोनों r नहीं रहे। और साइन थीटा की बात करें 1 2 3, 3 sin थीटा है, तो यस टॉर्क की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ Q/2। अच्छा एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो 4 लिख लेते हैं। तो Q/4 एक r² का टर्म आया। और साथ में अगर मैं इस पे देखूं तो dv/dt का टर्म है ही। और अगर इंटीग्रल करना है अपने को तो साइन थीटा डी थीटा करना है, और ये क्यूब के साथ है। तो आई थिंक सारे टर्म्स यहाँ पर कंसिडर हो गए। तो अब देखो, मुझे पहले हाफ वाले लूप पे लिख लेता हूँ कि क्या टॉर्क है, उसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इंटीग्रल का लिमिट ले लेना चाहिए 0 से π/2, 0 से π/2। ये मेरा लिमिट हो जाना चाहिए। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओवरऑल टॉर्क बॉडी पे लग रहा है, तो इसका इंटीग्रल आपको पता होगा। इसका इंटीग्रल करने के बाद आपको मिलता है cos/3 माइनस cos थीटा। ये इसका इंटीग्रल है, बहुत आसान है। कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप बस कुछ नहीं, 1 - cos² थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रल कर लो। यहाँ पर टाइम की वैल्यू आप टी मतलब cos³ थीटा या फिर cos थीटा को आप टी पुट कर लो, cos थीटा को टी पुट कर लो और फिर सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको बहुत इजीली मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है, और मुझे इसको क्या करना है, 0 से π/2 इंटीग्रेट, 0 से π/2 का लिमिट लगाना है। तो ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो पहले वाले टर्म पे π/2 पे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और साथ में अगर माइनस करूं तो माइनस करने पे ये 1/3 का टर्म है, और साथ में -1 का टर्म है। मतलब एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2/3 का टर्म, माइनस ऑफ माइनस, तो 2/3। और ऐसे ही मुझे नीचे वाले लूप पे भी है, तो इंटू 2 कर लेता हूँ, तो 4/3। तो इस पूरे टर्म को मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा इंटू 2 क्यों कर रहे हैं अपन, बिकॉज नीचे वाले सेक्शन से भी मुझे ऐसे ही कुछ लिखना है, सेम टॉर्क बनने वाला है। तो ठीक है, क्यू स्क्वायर, सॉरी नॉट क्यू स्क्वायर, इट इज QR² / 4 मल्टीप्लाइड बाय dv/dt इंटू dv/dt मल्टीप्लाइड बाय 4/3। तो ये आपका क्या बन गया, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क जिसको टाउ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 वाले टर्म को कर लो कैंसिल, तो आपको ये कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, QR² / 3 टाइम्स ऑफ dv/dt। ये टॉर्क हो गया। तो अगर ये टॉर्क है तो उसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ से अगर लिखूं तो टॉर्क डॉट dt इंटीग्रल QR² / 3 और मल्टीप्लाइड बाई dv, इसका इंटीग्रल। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, तो इसका चेंज तो आपका b आ गया, इसका जो चेंज है वो b आ रहा है, और ये टर्म देखा देखा लग रहा है, और ये टर्म को मैं लिख सकता हूँ कि ये एंगुलर इम्पल्स है। और एंगुलर इम्पल्स को आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम से भी इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर इसके एंगुलर मोमेंटम का चेंज देखें तो इट इज I ω - 0, और यहाँ पर QR² / 3 टाइम्स ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो बस हो गया काम यहाँ से हमारा। तो ये वाला टर्म अगर देखें तो दिस इज 2/5 mr², 2/5 mr² टाइम्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, तो बेसिकली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, अभी फिलहाल ऐसा लिख लेता हूँ, ये हो जा रहा है QR² / 3 टाइम्स ऑफ। मुझे यहाँ पर कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग दिखा तो मैं उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना चाहता। तो अब तो ये हो गया, इसका एंगुलर मोमेंटम कुछ इस तरह से आ गया। अब क्या हुआ, अब जैसे इसका इस तरह का कुछ एंगुलर मोमेंटम आया, तो ये ओमेगा से घूमने लगा और इसके पास I ω का एंगुलर मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा था कि इस पे ये ओमेगा से घूमने लगा और I ω का एंगुलर मोमेंटम आ गया, और हमने देखा था कि यहाँ पर फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा तो और इस पे कोई फोर्सेस है नहीं, तो आप यहाँ पर स्पेस पे एक पॉइंट P कंसिडर करके क्या इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। कब के बाद, जब ये ओमेगा से घूमना शुरू किया और जब वो प्योर रोलिंग करना शुरू कर जाएगा,
इस इंटरवल के बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पॉइंट के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो यस कंजर्व कर सकते हो। तो इसका इस वक्त जो एंगुलर मोमेंटम है वो एल एफ से हमने यहाँ पर डिनोट किया, विच इज क्यू आर स्क्वायर बाई 3b। और इसको मैं किससे कर सकता हूँ, फाइनली ये प्योर रोल करना शुरू कर गया। तो प्योर रोल पे आप चाहो तो इसकी वेलोसिटी वगैरह अगर लिखना है तो फाइनली जब ये प्योर रोल करना शुरू कर गया है तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई होगी v, और ये कुछ घूमने लगा होगा ओमेगा नॉट से, ये v नॉट मान लेते हैं। तो ठीक है, v नॉट इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो पहले सेंटर ऑफ मास का लिखते हैं, तो वो हो जाएगा m v नॉट r। और अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का लिखते हैं तो वो हो जाएगा I टाइम्स ऑफ ओमेगा। सो ये आपका L फाइनल डैश है। तो हम बोल सकते हैं N फाइनल डैश और L फाइनल इक्वल होंगे, मतलब Q R स्क्वायर बाई 3 टाइम्स ऑफ P, ये इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, M V नॉट R प्लस 2/5 MR स्क्वायर और V नॉट बाय R। तो ठीक है, ये R के टर्म को अपन कैंसिल कर लेते हैं, कॉमन लेके R के टर्म्स को एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कुछ दिख रहा है अगर अपन ध्यान से देखें तो ओके, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है, ऐड करें अगर तो ये 2/5 और ये 2/5 का टर्म है और यहाँ पर 1 का टर्म, मतलब 7/5 कुछ होगा। तो Q, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो Q टाइम्स ऑफ, चलो यहाँ पर ही करते हैं, तो Q R B बाई 3, ये इक्वल मैं लिख सकता हूँ M V नॉट और 7/5, M V नॉट 7/5। तो ठीक है, 5 को इधर भेजते हैं, 7 को इधर भेजते हैं, तो V नॉट की वैल्यू लिख लेंगे अपन कुछ 5/7 to 321 QRB टाइम्स ऑफ। सो ये इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होने वाली है एट लास्ट, जब वो प्योर रोलिंग करना शुरू होगा। सो ये हमारे ओवरऑल बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। तो लेट अस चेक द सोल्यूशन, सॉरी द क्वेश्चन पार्ट। सो यहाँ पर अपन देख सकते हैं Q/21 QBR टाइम्स ऑफ M, तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा था। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो यू कैन फॉलो एंड यू कैन शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।